हेलो, नमस्कार। आज बायो के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर के आए हैं आपके एग्जामिनेशन और दृष्टिकोण से, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें सारे मिक्स क्वेश्चन है। बारी बारी से हम सारे क्वेश्चन पर डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ हम इस पर चर्चा करेंगे, और मुझे विश्वास है कि ये सारे क्वेश्चन आपको फायदा पहुंचाएंगे, आपके प्रैक्टिस और काफ़ी शानदार हो पाएगा। ठीक ना। इस फेस्टिवल के समय आप फेस्टिवल का भी इंजॉय कीजिए और क्वेश्चन का प्रैक्टिस भी कीजिए, अपने रिदम को भी मेंटेन करके रखिए। चलिए, आज हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, कह रहा है फाइलोक्लेड। देखिए, फाइलोक्लेड की अगर बात कीजिएगा, ये नागफनी का एग्जाम्पल है। क्या है ये? नागफनी। और यह फाइलोक्लेड एक तरह से आपका स्टेम का मॉडिफिकेशन है। स्टेम का मॉडिफिकेशन है, यानी रूपांतरित तना है। यह क्या है? आपका रूपांतरित तना है। ठीक ना। तो अगर हम बात किया जाए तो यहाँ पर क्या है? यह स्टेम है। क्या है? स्टेम है, तना है फाइलोक्लेड। ठीक ना। क्या है? तना है। तना का ही रूपांतरित भाग होता है कुछ, जैसे आलू वगैरह है आपका, ये सब तना है। तो हम लोग फाइलोक्लेड को भी जानते हैं क्या? एक तना का ही एक रूपांतरित भाग है। ठीक। चलिए, दूसरा क्वेश्चन है, फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयुक्त होता है। फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए आपका क्या है? एसिटिलीन गैस। जो आप कैल्शियम कार्बाइड का यूज करते हैं, जो कैल्शियम कार्बाइड का, यह क्या है? आपका कार्बाइड है। जब इसमें आप H2O दीजिएगा तो क्या बनेगा? ये C2H2 और प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक ना। ये क्या है? आपका एसिटिलीन गैस है। क्या है? एसिटिलीन गैस है आपका। ठीक ना। एसिटिलीन को हम लोग इथाइन भी कहते हैं। सॉरी, एक मिनट, यहाँ आपका हो जाएगा एथिलीन हो जाएगा। यहाँ एथिलीन हो जाएगा आंसर आपका, एथिलीन। ठीक ना। C2H2 है ना, तो यहाँ डबल बॉन्ड हो जाता है आपका, ये बनाएगा डबल बॉन्ड, तो यहाँ पर H और H, सो C2H2। ये आपका बनेगा। ठीक ना। और ये क्या है? आपका एथिलीन है। दूसरा है बीज से विकसित हुआ। देखिए, अगर ओभरी की बात कीजिएगा, ओभरी, ओभरी मतलब अंडाशय। अंडाशय से आपका बनता है क्या? तो फ्रूट है। अंडाशय से क्या बनता है? फ्रूट, फल। लेकिन यही अगर ओव्यूल की बात कीजिएगा, जिसे हम बीजांड कहते हैं, क्या कहते हैं? बीजांड, तो इससे बनता है सीड। इससे क्या बनता है? सीड। ठीक ना। बीज। तो यहाँ आपका कह रहा है क्या होगा? बीज से विकसित हुआ। क्या? बीज किससे विकसित होता है? तो बीजांड से, ओव्यूल से। बीज किससे डेवलप होता है? आपका बीजांड से, ओव्यूल से। ठीक। ये आप पढ़िएगा जब फ्रूट का मॉर्फोलॉजी में जब पढ़िएगा, तो वहाँ ये सब चीज़ आएगा। ठीक ना। ट्रू फ्रूट क्या होता है, फॉल्स फ्रूट क्या होता है, उसी में आएगा। अगर ओवरी से डायरेक्ट डेवलप हो रहा है तो उसे क्या कहते हैं? ट्रू फ्रूट करते हैं। ओवरी के अलावा किसी चीज़ से डेवलप होता है तो क्या कहते हैं? उसे फॉल्स फ्रूट। नाशपाती हो गया, सेब हो गया, ये सब क्या आपका फॉल्स फ्रूट में आता है। इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। दूसरा है, और ये स्पेशल बैच के बारे में है आपका। फाउंडेशन बैच है जो 999 में ऑनलाइन आपका बैच ये मिलेगा। दिवाली ऑफर है, आप लोग इस बैच का लाभ उठा सकते हैं। एकदम मिनिमम कॉस्ट रखा गया है, जिसमें आपको मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस, सारे सब्जेक्ट आपके जो एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, वो सारे चीज इसमें आपको मिलेंगे। साथ ही साथ जो भी बोर्ड पे पढ़ाया जाएगा उसका पीडीएफ मिलेगा। 1000 क्वेश्चन का डेली प्रैक्टिस सेट होगा, प्रीवियस ईयर होगा, आपका मॉक टेस्ट होगा, डाउट सेशन चलेगा, चैप्टर वाइज टेस्ट की भी होगी, और आपको फुल टेस्ट भी होगा। ठीक ना। विशेष जानकारी के लिए आप इंक्वायरी नंबर पर आप फोन करके जानकारी ले सकते हैं। ठीक। चलिए, कह रहे घटपर्णी में निम्नलिखित में से कौन सा भाग पीचर में परिवर्तित होता है? घटपर्णी में लीफ हो जाता है पीचर में। ठीक ना। जो पत्ता होता है ना, वही पत्ता क्या करता है? आपका लीफ में क्या होता है? परिवर्तित हो जाता है।
इसमें इस तरह से रहेगा, कांटा रहता है, ठीक ना, देखिएगा। और यही कांटा क्या करता है आपका, इसको आपका क्या करता है पीचर प्लांट में, इसको क्या करता है, इंसेक्ट को पकड़ेगा, इसको खींच करके, और खींच करके क्या करेगा, आपको अपने नाइट्रोजन की जो कमी होती है उस नाइट्रोजन की कमी को पूरा कर लेगा। घटपर्णी पादप आपको मिलेगा उस जगह पर जिस मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी है, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट आपका मेघालय वगैरह तरफ मिलता है, मेघालय की तरफ मिलता है, ठीक। चलिए दूसरा क्वेश्चन का है, संवहन पादप में जल का संचालन किसके द्वारा होता है, कंडक्शन ऑफ वाटर। देखिए क्या होता है, प्लांट क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है, तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान पादप क्या करता है, जल को क्या करता है, वाटर से, वाटर को मिट्टी से लेता है, और उस जल को पहुंचाने वाला कौन है, वहां तो नल नहीं लगा हुआ है, तो उस जल को पहुंचाने वाला, कंडक्ट करने वाला वाटर कंडक्टिंग टिश्यू जो है वो आपका जाइलम है। क्या है, जाइलम। तो जौ से जल और जौ से जाइलम, ठीक ना, ध्यान रखिएगा। लेकिन और ये क्या है, आपको यूनि डायरेक्शन में होता है, जड़ से क्या है, नीचे से ऊपर की ओर होता है, लेकिन बाई डायरेक्शनल में आपका फ्लोएम का काम है, ठीक ना। लीफ क्या करता है, आपका प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो फूड बनाता है, जो भोजन बनाता है, उस भोजन को लीफ क्या करता है, प्लांट के सभी भागों में क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक ना, भेजता है, और उस फूड को कैरी करने का काम करता है आपका कौन, तो फ्लोएम। क्या है, फ्लोएम। तो आप समझ गए होंगे, तो यहाँ आंसर हो जाएगा आपका जाइलम टिश्यू। क्या हो जाएगा आंसर, जाइलम टिश्यू, ठीक। चलिए दूसरा क्वेश्चन कर रहा है, वर्षा ऋतु में लकड़ी के बने दरवाजे किसके कारण खुल जाते हैं। आप एक चीज देखते होइएगा, जब बारिश के समय होती है उस समय क्या होता है कि वायुमंडल में आर्द्रता की मात्रा क्या होती है, बढ़ जाती है। जब आर्द्रता की मात्रा बढ़ जाती है उस समय क्या होता है, आपका जो लकड़ी है, ठीक ना, वो क्या करता है, उस आर्द्रता को ग्रहण कर लेता है, ठीक ना, एब्जॉर्ब कर लेता है। तो मॉइस्चर गेन करने की जो कैपेसिटी होती है कोई सॉलिड के द्वारा, ठीक ना, वो प्रक्रिया क्या कहलाता है, इम्बाइबिशन। क्या कहलाता है, इम्बाइबिशन, अंतः अवशोषण, ठीक ना। और इसी के द्वारा क्या होता है, जब लकड़ी आपका कोई भी वुड, ठीक ना, खिड़की हो या फिर किवाड़ है, ये सब अगर मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेगा ना, तो कुछ दिन के बाद देखिएगा वही गेट को आप लगाने की कोशिश कीजिएगा तो नहीं लगेगा, आपको लगेगा कि अरे गेट को उससे पहले तो लग रहा था, अभी क्यों नहीं लग रहा है, क्या दरवाजा का साइज तो बढ़ गया, नहीं। उसमें क्या होता है, एब्जॉर्प्शन करने के बाद जब एब्जॉर्ब करेगा तो उसके साइज में क्या होगा, थोड़ा सा चेंजिंग आ जाएगा। जब उसके साइज में चेंजिंग हो जाएगा फिर क्या होगा, आपको गेट लगाने में क्या होगा, थोड़ा सा दिक्कत होगा। तो वह प्रक्रिया कहलाता है क्या, इम्बाइबिशन। क्या कहलाता है, इम्बाइबिशन। डिफ्यूजन की प्रक्रिया के द्वारा क्या होता है, स्मेल आपको समझ में आता है। यहाँ पर मान लीजिए अगर परफ्यूम अगर छिड़क दिया गया, ठीक ना, तो हमारे आपके नाक तक अगर उसका सुगंध आ रहा है तो वो सब क्या है, डिफ्यूजन है, ठीक ना। परासरण का आपका ऑस्मोसिस की चर्चा आएगी। प्लांट क्या करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर क्या करता है, सोल्यूट पार्टिकल का ट्रांसफर करता है। इसमें सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों होता है, विलेय और विलेयक दोनों होता है। इसमें क्या होता है, सिर्फ विलेय होता है, ठीक ना। उसके बाद प्लाज्मोलिसिस से आगे चर्चा करेंगे। प्लाज्मोलिसिस में क्या, अब एक क्वेश्चन आएगा वहां पर चर्चा करेंगे। उसका क्या होता है, प्रोटोप्लास्ट क्या होता है, श्रिंक हो जाता है, उसी को हम लोग कहते हैं प्लाज्मोलिसिस। पादप कोशिका को हाइपरटोनिक विलियन में रखा जाए तो क्या होगा। देखिए हाइपरटोनिक अगर विलियन में रखिएगा, यहाँ पर क्या है, मान लीजिए एक कोशिका है, पादप कोशिका है, और यहाँ पर क्या है, हाइपरटोनिक विलियन है। हाइपरटोनिक विलियन है मतलब क्या है, यहाँ पर साल्ट साल्ट की मात्रा ज्यादा है इस विलियन में। जब यहाँ नमक की मात्रा ज्यादा हो जाएगा क्या होगा, इसमें इसमें पानी की मात्रा क्या होगा, कम हो जाएगा, पानी की मात्रा कम हो जाएगा। और इसमें क्या है, पानी की मात्रा क्या है, इस सेल में ज्यादा है, तो हाई से क्या होगा, लो की ओर जाने की कोशिश करेगा, हाई से लो की ओर, तो ये क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। और यही सिकुड़ने की, प्रोटोप्लास्ट की सिकुड़ने की जो प्रक्रिया कहलाती है वही प्लाज्मोलिसिस कहलाता है। क्या कहलाता है, प्लाज्मोलिसिस। तो यह प्लाज्मोलिसिस जो है, तो किसी लिविंग सेल को टेस्ट करने का भी एक क्या है, कारण है, सॉरी एक उपाय है। इससे पता चल जाएगा अगर प्लाज्मोलिसिस की प्रक्रिया अगर हो रही है, इसका मतलब क्या है, वो सेल क्या है, लिविंग है, ठीक ना।
लिविंग सेल है, ठीक। तो प्लाज्मोलिसिस का यूज हम वहां भी करते हैं सेल के लिविंग कैरेक्टर को भी पता करने के लिए। ओके, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपको प्लाज्मोलिसिस। इसी का उल्टा होता है डीप्लाज्मोलिसिस, ठीक ना। टर्जिडिटी होती है करापन, लाइट मतलब होता है टूट जाना। करे वाष्पोत्सर्जन अधिक होता है कब? वाष्पोत्सर्जन जब आपका इन्वायरमेंट क्या होगा, ड्राई होगा। क्या होगा? जब इन्वायरमेंट आपका ड्राई होगा, क्या, तो वहां पर क्या होगा, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया क्या होगी, ज्यादा होगा। क्या होगा? ज्यादा होगा। आर्द्र वातावरण में वाष्पोत्सर्जन होता क्या है? ट्रांसपायरेशन होता है क्या? देखिए, ट्रांसपायरेशन की क्रिया होती है, वाटर का लॉस होता है। क्या होता है? लॉस ऑफ वाटर। वाटर का लॉस होता है प्लांट के एरियल पार्ट से। किससे? एरियल पार्ट से, वायवीय भाग से। प्लांट के वायवीय भाग के द्वारा पानी का ह्रास होना ही क्या कहलाता है आपका? ट्रांसपायरेशन। क्या कहलाता है आपका? ट्रांसपायरेशन। और ट्रांसपायरेशन के लिए कंडीशन क्या है? वातावरण क्या होना चाहिए? शुष्क, ड्राई इन्वायरमेंट होना चाहिए। क्या? ड्राई इन्वायरमेंट। अगर इन्वायरमेंट आपका ड्राई है, अगर वातावरण शुष्क है, फिर क्या होगा? वाष्पोत्सर्जन की क्रिया क्या होगी? तेज होगी। क्या होगी? तेज होगी, ठीक। चलिए, तो क्वेश्चन, पौधों में वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया किसके द्वारा होती है? देखिए, पौधों में वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया अगर कहा जाए तो पौधों में वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया के लिए हर कुछ जिम्मेवार है, ठीक ना। पौधे के सभी क्षेत्रीय भाग, एक मिनट, ऑल द एरियल, सॉरी अभी बताया, एरियल पार्ट होगा। क्या? ऑल द एरियल पार्ट ऑफ प्लांट। जो प्लांट के वायवीय भाग है, अभी हम बताए थे, क्या, लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम क्या? एरियल पार्ट ऑफ प्लांट। तो जो भी हवा में लटका हुआ भाग है, ठीक ना, उसके द्वारा क्या होता है? ट्रांसपायरेशन होता है। अगर ट्रांसपायरेशन की अगर बात किया जाए तो सबसे ज्यादा ट्रांसपायरेशन होता है स्टोमाटा के द्वारा। क्या? स्टोमाटा के द्वारा, रंध्र के द्वारा। रंध्र के द्वारा करीब 80 से 90% जो होता है पानी का लॉस होता है। और यह रंध्र कहाँ पाया जाता है? तो आपका लीफ में। उसके बाद अगर हम बात करें तो एक क्यूटिकल होता है, क्यूटिकल होता है, इससे करीब आपका 8 से 9% जो होता है पानी का लॉस क्यूटिकल के द्वारा होता है। उपत्वचा जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं? उपत्वचा, ठीक ना। ये पत्ते में जो सेल वाल होता है, जो अपर लेयर होता है, उसी पर एक थिक लेयर होता है क्यूटिकल का। यह क्यूटिकल क्या करता है? जो स्टोमाटा है ना, उसको थोड़ा सा ढक करके रखता है। जो मरुदभिद पादप है, ड्राई एरिया में रहने वाले पादप है, उस पादप में क्या होता है? यह क्यूटिकल पाया जाता है, ठीक ना। और यह स्टोमाटा को क्या करता है? थोड़ा सा ढक के रखता है, ताकि क्या हो? पानी का लॉस कम हो। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो उसके बाद बात आती है कि लेंटी सेल का। क्या? लेंटी सेल का, जिसे हम कहते हैं वातरंध्र। लेंटी सेल, जिसे हम लोग कहते हैं वातरंध्र, वातरंध्र। इसके द्वारा करीब 0.1% के आसपास क्या होता है? पानी का लॉस होता है। अगर पूछ दे आपको ट्रांसपायरेशन क्या है, तो क्या जवाब दीजिएगा? लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम क्या? एरियल पार्ट ऑफ प्लांट। पादप के वायवीय भागों से वाटर का लॉस क्या कहलाता है आपको? ट्रांसपायरेशन। और सबसे ज्यादा ट्रांसपायरेशन किस भाग से होता है? तो क्या होता है? स्टोमाटा से होता है। ध्यान रखिएगा, किससे? स्टोमाटा से। चलिए, दूसरा, कोई पत्ती का दो मुख्य भाग क्या है? देखिए, पत्ती का मुख्य तौर पर अगर भाग की अगर बात कीजिएगा, सॉरी, पत्ती के दो मुख्य कार्य की अगर बात कीजिएगा, मेन फंक्शन, तो मेन फंक्शन क्या है यहाँ पर? प्रकाश संश्लेषण तो है ही, और उसके साथ साथ क्या है आपका? वाष्पोत्सर्जन, दोनों है। वैसे अगर रेस्पायरेशन, ट्रांसपायरेशन, रेस्पायरेशन, फोटोसिंथेसिस, रेस्पायरेशन, तो ये दोनों काम है, ठीक ना। देखिए, मेनली जो है ना, स्टोमाटा जो बना था, स्टोमाटा का दो काम होता है। स्टोमाटा क्या होता है? लीफ में होता है, ठीक है ना। स्टोमाटा बनने के पीछे का दो कारण था। एक कारण क्या है आपका? गैसियस एक्सचेंज होता है, गैसियस एक्सचेंज। O2 CO2 का आदान प्रदान क्या होता है आपका? स्टोमाटा के द्वारा होता है, ठीक। तो प्रकाश संश्लेषण
की भी क्रिया क्या होगी आपको स्टोमाटा के द्वारा। जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है क्या होता है आपका O2 क्या होता है रिलीज होता है, CO2 क्या होता है एब्जॉर्ब होता है, ठीक, और ट्रांसपायरेशन होता ही है। तो दोनों काम के लिए बना, तो यहाँ इसके अकॉर्डिंग आपका पर्याप्त आंसर जो है वो हो जाएगा आपका फोटोसिंथेसिस और ट्रांसपायरेशन। अगर ट्रांसपायरेशन नहीं रहता है फिर क्या रेस्पायरेशन की बात कर सकते थे। दूसरा कह रहा है प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है। देखिए प्रकाश संश्लेषण में होता है क्या है, प्रकाश ऊर्जा लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू लाइट एनर्जी, केमिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल, लाइट एनर्जी कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल। प्रकाश ऊर्जा का क्या होता है रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है। प्रकाश के द्वारा क्या करता है, प्रकाश की उपस्थिति में प्लांट क्या करता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती है। क्या करती है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। और इसी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा क्या करता है पादप अपना भोजन बनाता है। क्या करता है भोजन बनाता है। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए प्लांट क्या करता है वायुमंडल से CO2 लेता है, मिट्टी से क्या करता है जड़ के द्वारा पानी को एब्जॉर्प्शन करता है, और क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या करता है कार्बोहाइड्रेट बनाता है, और CO2 क्या करता है रिलीज करता है, सॉरी CO2 लेने के बाद क्या करता है O2 को रिलीज करता है, ठीक ना। पिछले क्लास में हमने फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन हमने बता दिया था 6CO2 प्लस 12H2O मिलकर के क्या होता है C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6O2, ये इक्वेशन था, ठीक ना। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका क्या लाइट एनर्जी कन्वर्ट होकर क्या करता है केमिकल एनर्जी बनाता है, जो एनर्जी के रूप में क्या है आपका कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह है, ठीक ना। चलिए दूसरा क्वेश्चन प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सा आवश्यक है। प्रकाश संश्लेषण के लिए रॉ मटेरियल की अगर बात किया जाए, रॉ मटेरियल क्या क्या इसके लिए रॉ मटेरियल चाहिए, क्या चाहिए आपको CO2 चाहिए ही चाहिए, H2O चाहिए, और क्या चाहिए सनलाइट चाहिए, और क्या चाहिए क्लोरोफिल चाहिए, क्या क्लोरोफिल चाहिए, ये चीजें चाहिए प्रकाश संश्लेषण के लिए। तो यहाँ आप देख लीजिए क्या है इसमें, तो यहाँ क्या है आपका CO2, O2 क्या होता है रिलीज होता है, ठीक ना। तो रॉ मटेरियल के रूप में आपको क्या चाहिए CO2 चाहिए, क्या CO2 चाहिए, ठीक। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा आपका बी, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा आपका बी, ठीक। चलिए उसके बाद एसी नहीं चल रहा है क्या, चल तो रहा है। चलिए दूसरा क्वेश्चन कर रहा है क्लोरोफिल में मौजूद है एक तत्व, आप लोग पढ़े होंगे क्लोरोफिल में कौन सा तत्व मौजूद है आपका, वो है आपका मैग्नीशियम, क्या मैग्नीशियम। हमने इसका फॉर्मूला भी लिख करके आपको इससे पहले हमने डिस्कस कर दिया था, ठीक ना। क्लोरोफिल का फॉर्मूला क्लोरोफिल A C55 S72 O6 N4 Mg, यहाँ पर क्या है मैग्नीशियम है, ठीक है क्या है मैग्नीशियम है। क्लोरोफिल A का भी फॉर्मूला देखिएगा उसमें मैग्नीशियम मिलेगा, क्लोरोफिल B देखिएगा तो वहां भी आपको क्या है मैग्नीशियम मिलेगा, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर मैग्नीशियम, ठीक ना। अगर फॉर्मूला आपको पता है तो इससे पता चल जाएगा क्या मैग्नीशियम ही नहीं नाइट्रोजन भी है, क्या है नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, हाइड्रोजन भी है, और कार्बन भी है। तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या है आपका आंसर मैग्नीशियम है, क्या मैग्नीशियम है। इन फ्यूचर मान लीजिए क्वेश्चन का अगर स्टैंडर्ड थोड़ा सा अगर चेंज करेगा तो फिर क्या है आपका थोड़ा सा इसमें फिर नाइट्रोजन वगैरह भी दिया जा सकता है, ठीक ना। तो ऐसा करके आपका आंसर को थोड़ा सा ये किया जा सकता है, ठीक। चलिए ठीक, चलिए तो इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या सी, आंसर हो जाएगा आपका सी, आंसर हो जाएगा आपका सी, ठीक। हम लोग आराम से क्वेश्चन को एंजॉय करते हुए कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस करें, ठीक ना। यूट्यूब पर पढ़ा रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हल्ला करते चले, आप समझ रहे हैं यह काफी है, ठीक। हम समझा पा रहे हैं आपको यह काफी है, ठीक। हम हल्ला करने वाले टीचर नहीं एकदम से भौकाल मचा दे, ठीक ना। कॉन्सेप्ट के साथ पढ़िए ये आपके लिए बेहतर होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका मैग्नीशियम। दूसरा क्वेश्चन है प्रथम यौगिक जो प्रकाश संश्लेषण के दौरान स्थिर होता है। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा प्रथम यौगिक जो स्थिर होता है जब
आपका क्या होता है, जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो उस समय सबसे पहला अगर कोई प्रोडक्ट बनता है, वो प्रोडक्ट क्या है आपका, पीजीए। पीजीए हम लोग कहते हैं इसको शॉर्ट में फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड या फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ठीक ना, ये आपका बनेगा। डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड नहीं बनता है, पीजीए बनता है, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनता है, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनता है, ठीक ना। यही फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनता है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, ठीक। CO2 वगैरह लेने के बाद आपका यही एब्जॉर्ब होने के बाद यही बनेगा आपका। दूसरा है ऊर्जा का तात्कालिक स्रोत क्या है, देखिए ग्लूकोज। ऊर्जा का अगर तुरंत आपको एनर्जी चाहिए, तुरंत अगर आपको एनर्जी चाहिए, तो आप सबसे पहले प्रीफरेंस देंगे क्या, ग्लूकोज को यूज करने का, क्या, ग्लूकोज को यूज करने का। इसमें क्या होता है, ग्लूकोज अगर जब आप लेते हैं तो ग्लूकोज का डाइजेशन जो है ना, वो ब्रेक डाउन आपके मुंह में ही हो जाता है, आपका सिलेवा के ही द्वारा क्या होता है, टाइलिन जो निकलता है वो ग्लूकोज का क्या करेगा, ब्रेक डाउन आपका करना शुरू कर देगा। बाद में की सब चीजें हैं, ये सब जाएगा पेट में जाएगा, तब जाकर के ब्रेक डाउन होगा, ठीक ना। इंस्टेंट आपको एनर्जी चाहिए तो क्या आप कोशिश कीजिएगा ग्लूकोज लेने का। धावक वगैरह को देखिएगा, दौड़ने से पहले क्या करता है, ग्लूकोज ले लेता है, क्या करता है, ग्लूकोज ले लेता है, ठीक ना। तो हम लोग ग्लूकोज का यूज करेंगे, ठीक, ठीक ना। चलिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है आपका, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ग्लूकोज। कह रहा है अंततः ग्लाइकोलिसिस में होता क्या है, कह रहा है ग्लाइकोलिसिस में होगा, प्रोटीन ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है, ग्लूकोज ग्लाइकोजेन में परिवर्तित हो जाता है, स्टार्च ग्लाइकोजेन में परिवर्तित हो जाता है, ग्लूकोज पायरुविक एसिड में परिवर्तित हो जाता है। क्या होना चाहिए बताइए आंसर आप लोग। जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो ग्लूकोज क्या होगा, आपको पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है। ग्लूकोज क्या होता है, पायरुविक एसिड में, पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होकर है और फिर एनर्जी देता है। फिर यह पायरुविक एसिड का क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है, ठीक ना। इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर हो जाएगा आपका क्या, ग्लाइकोलिसिस जब आप पढ़िएगा तो रेस्पायरेशन में पढ़िएगा, कहाँ पर, रेस्पायरेशन में। श्वसन जब पढ़िएगा तो वहां पर ग्लाइकोलिसिस के बारे में पढ़ता है। तो वहां पर क्या होता है, श्वसन में होता क्या है कि आपका ग्लूकोज का क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है, और ब्रेक डाउन होने के बाद क्या होता है, इस ग्लूकोज से हमें एनर्जी मिलती है। तो ग्लूकोज जब ब्रेक डाउन होता है तो उसमें एक प्रोडक्ट क्या है आपका, पायरुविक एसिड भी बनता है, पायरुवेट कहे या पायरुविक एसिड, ठीक। फिर आगे की फर्दर प्रोसेस एक बहुत बड़ी एक चेन है, ये श्रृंखला रिएक्शन है, ठीक ना। तो उस रिएक्शन में क्या है, पायरुविक एसिड बनती है, ठीक ना। और पायरुविक एसिड फिर आगे टूट करके क्या करता है, एनर्जी देता है, एटीपी का निर्माण करता है, क्या करता है, एटीपी का निर्माण करता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का। चलिए दूसरा क्वेश्चन, माइटोकॉन्ड्रिया भंडार गृह, आप भी जान रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है आपका, क्या होगा, रेस्पायरेशन की प्रक्रिया होती है, श्वसन की प्रक्रिया होती है। और श्वसन की जब प्रक्रिया होती है माइटोकॉन्ड्रिया में, तो वहां पर क्या होता है, एटीपी का निर्माण होता है, क्या होता है, एटीपी का निर्माण होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, एनर्जी करेंसी, क्या कहते हैं हम लोग, एनर्जी करेंसी, क्या कहते हैं, एनर्जी करेंसी। यह ऊर्जा की मुद्रा, यह ऊर्जा मुद्रा है, जैसे हमारे आपके पॉकेट में पैसा रहता है, उसी तरह से क्या ये इसका एनर्जी का स्रोत है। तो वो उसका मेन पर्पस क्या है, एटीपी बनाना। माइटोकॉन्ड्रिया स्टोर हाउस ऑफ क्या, एटीपी। माइटोकॉन्ड्रिया को एक तो चीज और कहते हैं क्या आपका, पावर हाउस, क्या कहते हैं आप इसको, पावर हाउस भी कहते हैं, ठीक ना। तो ये है आपका माइटोकॉन्ड्रिया का काम। दूसरा क्वेश्चन है, पौधे की लंबाई में वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक नहीं है। देखिए पौधे की लंबाई के लिए ये सब चीजें जरूरत है, एक सोडियम को छोड़ करके, ठीक ना। जब माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स पढ़िएगा, वृहद पोषक तत्व और सूक्ष्म पोषक तत्व, उसमें सोडियम की चर्चा आपको नहीं मिलेगी, ठीक ना, समझे। तो वहां पर क्या है आपका कि सोडियम क्या है आपका, पौधे के डेवलपमेंट के लिए कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। जब पौधा डेवलप होगा, जब उसको वृद्धि करना है, ग्रोथ करना है, उस ग्रोथ के लिए सोडियम के बिना भी आपका काम चल जाएगा। दूसरा है थिगमोट्रोपिज्म क्या है। देखिए थिगमोट्रोपिज्म टेंड्रिल्स का एग्जांपल है, क्या, टेंड्रिल्स का। होता है क्या है, थिगमो का मतलब ही होता है फिजिकल टच,
थिग्मो का मतलब ही होता है क्या, फिजिकल टच। फिजिकल टच, जैसे आप देखते होइएगा ग्रामीण परिवेश से अगर आप लोग बिलोंग करते होइएगा तो वहां पर आपको मिलेगा क्या, जैसे कि बांस वगैरह है, बांस उस लगा दीजिए, ठीक ना। तो वहां पर देखिएगा कद्दू लतरेगा, और कद्दू लतरेगा तो उसमें क्या होगा, इस तरह से आपका टेंड्रिल होगा, ठीक ना, समझे। वो टेंड्रिल, ये टेंड्रिल्स क्या करता है, उस कद्दू के प्लांट को क्या करता है, सपोर्ट देता है, इसके साथ क्या करेगा, बंध जाएगा। जैसे ही मान लीजिए कि यहाँ पर आप खंभा लगा दिए और यहाँ पर कद्दू दिखेगा, ये कद्दू का जो ये टेंड्रिल्स है, मान लीजिए इसमें जो ये टेंड्रिल्स है, ये टेंड्रिल्स धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते क्या होगा, यहाँ पर आ जाएगा, और इससे क्या होगा, बांस उसके साथ लिपट जाएगा और कद्दू को क्या करता है, सपोर्ट देता है, समझ गए ना। तो यही क्या होता है, थिग्मोट्रोपिज्म का एग्जाम्पल है, ठीक ना। बहुत तरह होता है, थिग्मोट्रोपिज्म, कीमोट्रोपिज्म, फोटोट्रोपिज्म, ठीक ना। जो सूरज के प्रकाश की तरफ करेगा, अट्रैक्ट हो जाएगा, जो किसी केमिकल के प्रति सेंसिटिव होता है। तो बहुत तरह का क्या है, प्लांट का मूवमेंट जब पढ़िएगा तो वहां पर ये चीज पढ़ने को मिलेगा। तो आंसर हो जाएगा आपका टेंड्रिल्स, आंसर हो जाएगा आपका टेंड्रिल्स। चलिए, क्वेश्चन कर रहा है क्रेस्पोकोग्राफ, प्लांट की जो एक जो ग्रोथ होता है उसको मापने का क्या है, यह एक आपका उपकरण है क्रेस्कोग्राफ। क्रेस्कोग्राफ के द्वारा ही हम क्या करते हैं, बता दे सकते हैं कि प्लांट में कितना वृद्धि हुआ है। आज अगर प्लांट का ग्रोथ मान लीजिए आपको पता है, एक सप्ताह बाद देखिएगा, 5 दिन बाद कितना हुआ, इसका ग्रोथ कुछ हुआ कि नहीं, इसको नापने के लिए आपको एक उपकरण की जरूरत होती है। क्या उपकरण की जरूरत होती है, और उस उपकरण का नाम है क्या, क्रेस्कोग्राफ। क्या नाम है उसका, क्रेस्कोग्राफ। और इस क्रेस्कोग्राफ को बनाने में जेसी बोस का योगदान है। जेसी बोस यानी जगदीश चंद्र बोस। जगदीश चंद्र बोस एक प्लांट साइंटिस्ट थे, इनका प्लांट के प्रति गहरी अभिरुचि थी। इन्होंने ही कहा है कि नहीं, प्लांट में भी क्या होता है, जीवन होता है, ये बताए, ठीक ना। प्लांट भी क्या है, लिविंग है, समझे। हमारे आपके तरह प्लांट में भी क्या है, लाइफ है, उसे भी जख्म होता है, उसे भी दर्द होता है, उसमें भी क्या है आपका एक्सप्रेशन होता है कुछ, ठीक। तो ये जेसी बोस साहब बताते हैं, जगदीश चंद्र बोस। कह रहा है कोशिका में राइबोसोम की उपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा। देखिए राइबोसोम, राइबोसोम क्या होता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ते होइएगा, अंतःपर्दावी जालिका, अंतःपर्दावी जालिका, जालिका। जब अंतःपर्दावी जालिका आप पढ़िएगा, यहाँ पर राइबोसोम के बारे में चर्चा होती है। तो जब राइबोसोम अगर इस पर अटैच होगा, राइबोसोम इस पर अटैच होगा, यही बनाता है क्या, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, खुरदरी अंतःपर्दावी जालिका। क्या, खुरदरी अंतःपर। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का दो टाइप, एक क्या है, अगर राइबोसोम होगा, अगर राइबोसोम होगा तो ये क्या होगा, RER होगा, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर राइबोसोम यहां नहीं होगा उपस्थित तो वो बनाएगा SER, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या बनाएगा, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और यह राइबोसोम अगर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर अगर प्रेजेंट है, क्या कहेंगे उसको, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और राइबोसोम का अगर प्रेजेंट है तो उसका मेन काम है आपका प्रोटीन बनाना। क्या काम है उसका, प्रोटीन बनाना। इसका आंसर हो जाएगा आपका प्रोटीन संश्लेषण। क्या होगा, प्रोटीन संश्लेषण। राइबोसोम की भी अगर बात कीजिएगा, राइबोसोम भी आपका दो तरह का होता है। पैलेट साहब थे एक साइंटिस्ट, उन्होंने ही इस पर के बारे में बताया था। ये होता है एक 70S, क्या होता है 70S, और एक होता है आपका 80S। एक 70S होता है, एक 80S। ये पाया जाता है यूकैरियोट में और ये पाया जाता है आपका प्रोकैरियोट में। 70S दो सेगमेंट में टूटता है, एक 50S और प्लस 30S, और ये टूटता है आपका 60S प्लस 40S, दो सेगमेंट में टूटता है राइबोसोम, ठीक। तो राइबोसोम का मेन काम है प्रोटीन के साथ अटैच होकर के, और सॉरी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच होकर के क्या करना, प्रोटीन सिंथेसिस करना, ठीक। क्या, और यह प्रोटीन जो होता है, जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा बनता है राइबोसोम की मदद से, यह एक एक्सपोर्टेबल प्रोटीन है। ये प्लांट को सेल में जहां जरूरत पड़ता है वहां भेजा जाता है। न्यूक्लियस के भी द्वारा आपको बनता है, न्यूक्लियस में भी प्रोटीन बनता है,
ठीक है, लेकिन वो प्रोटीन क्या है, सेल अपने कार्य के लिए उपयोग करता है। लेकिन जो आरईआर के द्वारा प्रोटीन बनता है, ये प्रोटीन क्या होता है, एक्सपोर्टेबल प्रोटीन होता है। क्या होता है, एक्सपोर्टेबल। ठीक ना, ये ट्रांसपोर्ट होता है, दूसरी जगह भेजा जाता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन, जंतु कोशिका के सबसे बाहरी घेरे को क्या कहते हैं। देखिए एक प्लांट सेल होता है, ये क्या है आपका प्लांट का सेल। और यहां हम एक बात करते हैं एनिमल सेल का, क्या, एनिमल सेल का। तो प्लांट सेल में सबसे बाहर की जो परत है उसे हम लोग क्या कहते हैं, सेल वाल। क्या कहते हैं, सेल वाल। कोशिका भित्ति, क्या, कोशिका भित्ति। और जो उसके अंदर वाला है उसे कहते हैं हम लोग क्या, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कोशिका झिल्ली, क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली। तो प्लांट सेल जो है ना, प्लांट सेल में सेल वाल की जो करेक्टर है यह सिर्फ प्लांट में पाया जाता है। एनिमल में यहाँ पर, एनिमल में सेल वाल नहीं पाया जाता है। तो यहाँ पर पाया जाता है क्या आपका, सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक ना, तो सेल मेम्ब्रेन तो है नहीं, तो बाहर का सबसे बाहर का लेयर हो गया आपका एनिमल सेल में कौन है, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन कहिए। आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका सेल मेम्ब्रेन। क्या हो जाएगा आपका, सेल मेम्ब्रेन। सेल वाल होता है किसका, प्लांट सेल का सबसे बाहर का लेयर। लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है एनिमल सेल का सबसे बाहर का लेयर। ओके, चलिए आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर कोशिका झिल्ली। ठीक, दूसरा क्वेश्चन कर रहा है, वैसे जीवों को जिनमें केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है कहते हैं। देखिए दो तरह के ऑर्गेनिज्म है। जब एक, आप पढ़िएगा, जब इसका हम शुरुआत बताते हैं, एक प्रोटोबायोटा होता है। क्या होता है, एक प्रोटोबायोटा। प्रोटोबायोटा में ए सेलुलर होता है। क्या होता है, ए सेलुलर, अकोशिकीय। क्या, अकोशिकीय, जिसमें कोशिका है ही नहीं, सेल नहीं है। ठीक ना, वो क्या है आपका वायरस। क्या है वो आपका वायरस, इसे ए सेलुलर, इसे हम प्रोटोबायोटा में रखते हैं। लेकिन एक आता है आपका सेलुलर, जिसमें क्या आपका सेल है, क्या है, कोशिका है। यह दो तरह का होता है। एक होता है आपका प्रोकैरियोट, क्या, प्रोकैरियोट्स। और दूसरा होता है आपका यूकैरियोट। क्या, यूकैरियोट। प्रो मतलब ही होता है प्रीमिटिव। क्या, प्रीमिटिव, प्रीमिटिव। और कैरियोन शब्द आया है न्यूक्लियस से, यानी जिसका केंद्रक क्या है, एकदम पुराना है। इसका क्या है, केंद्रक जो होता है, केंद्रक अनडेवलप है, अनडेवलप है, यानी काफी पुराना है। यू मतलब होता है ट्रू, और कैरियोन मतलब होता है न्यूक्लियस, यानी इसका न्यूक्लियस क्या है, पूरी तरह से वेल डेवलप है। क्या है, पूरी तरह से वेल डेवलप है। तो अगर हम बात करते हैं प्रोकैरियोट का, प्रोकैरियोट क्या है, प्रीमिटिव है। न्यूक्लियस इसमें क्या है आपका, अनडेवलप है। जब न्यूक्लियस ही पूरी तरह से डेवलप नहीं हो पाएगा, फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहाँ से होगा, केंद्रक झिल्ली कहाँ से होगा। ठीक ना, जब घर ही नहीं होगा फिर क्या होगा, घर में का दीवार कहाँ से होगा। ठीक, तो यह लक्षण है आपका क्या, प्रोकैरियोट का। प्रोकैरियोट में आपको जनरली हम बैक्टीरिया वगैरह को रखते हैं, मोनेरा को रखते हैं। ठीक ना, इसमें हम रखते हैं। ठीक, तो ये है प्रोकैरियोट का जो आपका, उसमें और कुछ बता दें, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। माइटोकॉन्ड्रिया की जगह पर क्या होता है, मीसोसोम होता है। प्रोकैरियोट में क्या होता है, मीसोसोम होता है। ठीक, प्रोकैरियोट में। ओके, उसके बाद अगर हम बात करें प्रोकैरियोट्स का, तो प्रोकैरियोट्स में क्या है, सेल ऑर्गेनेल की कमी होगी आपको। ठीक ना, सेल ऑर्गेनेल्स की कमी होगी, कोशिकांग प्रॉपर रूप से आपको नहीं मिलेगा वहां पर। अगर प्रोकैरियोट और यूकैरियोट की अगर हम बात करें, तो एक और है, इसमें क्या होता है आपका 70S होता है। इसमें क्या होता है, 70S राइबोसोम होता है, और यहाँ पर क्या होता है, 80S राइबोसोम होता है। यही मेन अंतर होता है। ठीक ना, यहीं से क्वेश्चन आपका आता है। यानी राइबोसोम क्या है, दोनों में कॉमन है। क्या है, राइबोसोम दोनों में कॉमन है। प्रोकैरियोट में बैक्टीरिया वगैरह में आपको 70S होता है, और यूकैरियोट में क्या होता है, 80S। यही मेन कॉमन डिफरेंस है आपका। ठीक, क्वेश्चन यहीं से आता है आपका। ठीक, और क्या इसमें प्रोकैरियोट में आपको सर्कुलर क्या होगा, इसमें आपका डीएनए होता है, जबकि यूकैरियोट में क्या होता है, डबल हेलिकल मोड में आपका डीएनए होता है। ठीक, ये सब आपका कैरेक्टरिस्टिक है। आंसर हो जाएगा क्या आपको यहाँ पर, केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती, वो क्या हो जाएगा, प्रोकैरियोट। क्या हो जाएगा आपका, प्रोकैरियोट।
दूसरा है किस प्रकार की कोशिका में बड़ी रसधानी पाई जाती है। देखिए, जब प्लांट, क्या प्लांट और एनिमल की अगर बात कीजिएगा, तो इसमें जो आपका केंद्र, आपका वैक्यूल्स होता है वो थोड़ा छोटा होता है, या तो छोटा होगा या होगा ही नहीं, ठीक है। लेकिन प्लांट में क्या होता है, लार्ज वैक्यूल होता है। क्या होता है, वैक्यूल्स क्या होता है आपका, लार्ज होता है वैक्यूल, जिसे हम लोग कहते हैं रसधानी। रसधानी, जो भी अपशिष्ट चीजें हैं यहाँ आकर क्या होता है आपका, आकर के स्टोर हो जाता है। इसे हम लोग कहते हैं, समझ आइए क्या, कचरा उचरा जैसे क्या होता है, हमारे आपके घर में कचरा रखने वाला एक घर होता है, वही समझिए वैक्यूल से, ठीक। और यह प्लांट का स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है कि वैक्यूल्स का साइज क्या होता है, थोड़ा सा बड़ा होता है प्लांट में। एनिमल सेल में वैक्यूल का साइज क्या होगा, या तो छोटा होगा या फिर क्या होगा, अनुपस्थित होगा। ओके, तो यहाँ पर हो जाएगा आंसर क्या आपका, प्लांट सेल। क्या, प्लांट सेल। और लार्ज वैक्यूल, हाँ लार्ज वैक्यूल क्या होगा, प्लांट सेल में। दूसरा क्वेश्चन है, जीन बने होते हैं। जीन को हम लोग कहते हैं सेगमेंट ऑफ डीएनए। क्या कहते हैं हम लोग, सेगमेंट ऑफ डीएनए। डीएनए का टुकड़ा है जीन, ठीक ना। और यह क्या होता है, क्रोमोजोम पर क्या होता है आपका अरेंज होता है। और यही जीन क्या करता है, माता पिता के करेक्टर क्या होते हैं बच्चों में लेकर के जाने वाले एक क्या, एक फैक्टर है, ठीक ना। और यह होता है आपका सेगमेंट ऑफ डीएनए। क्या होता है, सेगमेंट ऑफ डीएनए। ओके, चलिए। दूसरा आपका, कोशिका की वृद्धि किसके द्वारा नियंत्रित होती है। देखिए, कोशिका की वृद्धि या जो भी कुछ कहिए, ये क्या इसका कंट्रोल सेंटर है। ये क्या आपका कंट्रोल सेंटर है, ठीक ना। सारा कुछ कोशिका में अगर नियंत्रित होती है तो वो किसके द्वारा होता है आपका नियंत्रित, तो केंद्रक के द्वारा होता है। किसके द्वारा, केंद्रक के द्वारा। चाहे वो कोशिका का वृद्धि का कंट्रोल करना है, कोशिका के उपापचय का कंट्रोल करना है, कोशिका के अंदर किसी चीज के एक्सप्रेशन को कंट्रोल करना है, सबका मास्टर क्या है आपका, केंद्रक है। जैसे किसी कंप्यूटर का जो ब्रेन होता है, सीपीयू होता है, उसी तरह से कोशिका का समझिए ब्रेन क्या है आपका, केंद्रक है। क्या है, केंद्रक, ठीक ना, न्यूक्लियस। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है, कोशिका भित्ति होती है। कोशिका भित्ति होती है पारगम में होती है। क्या होती है, पारगम। कोशिका भित्ति आपको पारगम में होती है। क्या होती है, पारगम में होती है, ठीक ना। परमिएबल होता है। अब देखिए, दो तरह के चीज होता है, तीन तरह का। एक होता है सेलेक्टिव परमिएबल, जो चुन चुन करके आने देगा किसी चीज को, जिसको जरूरत है वही आएगा, जिसको जरूरत है नहीं आएगा। तो वो नेचर पाया जाता है आपका कहाँ पर, तो वो नेचर पाया जाता है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। किसमें, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, ठीक। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, इसकी जब चर्चा ओस्मोसिस पढ़िएगा तो वहां पर आपको परासरण में मिलेगा, क्या, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की चर्चा, ठीक ना। ये भी क्या है, अर्ध पारगम है, पूरी तरह से किसी चीज को आने नहीं देता है, ठीक ना। अर्ध रूप से, आधे रूप से आने देता है। सेलेक्टिव परमिएबल होता है चुन चुन करके आने देना। ये क्या होता है, इम्परमिएबल होता है, अपारगम, ठीक ना, किसी चीज को आने ही नहीं देगा, ठीक ना। कोशिका भित्ति क्या है, सभी चीज को आने देता है, जाने देता है। लेकिन जब वो कोशिका भित्ति के बाद अगर क्रॉस कर जाएगा कोई चीज, फिर क्या होगा, आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो चून करके, सिलेक्टिव परमिएबल होता है, चुन चुन करके किसी चीज को क्या करेगा, आने देगा, ठीक ना, या बाहर भेजेगा। तो आंसर हो जाएगा आप क्या, आपका परमिएबिलिटी, ठीक ना। कोशिका भित्ति परमिएबल होता है। और एक ठो चीज और बता दे, कोशिका भित्ति में ये किस चीज का बना होता है, सेलुलोज का बना होता है। किस चीज का, सेलुलोज का, ठीक ना। लेकिन अगर कवक की बात कीजिएगा, कवक का, कवक में क्या होता है, ये काइटिन का बना होता है। किस चीज का, काइटिन का, ठीक ना। बैक्टीरिया की बात कीजिएगा, बैक्टीरिया में सेल वाल, तो बैक्टीरिया में बना होता है पेप्टिडोग्लाइकन का। क्या, पेप्टिडो ग्लाइकिन का बना होता है। ओके, चलिए। ये हमारे फाउंडेशन बैच के बारे में है, आपको इन्फॉर्मेशन। 999 का ये बैच है। इसमें सारे सब्जेक्ट की पढ़ाई होगी, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस, ठीक। सारे फैकल्टी जो भी आपको यूट्यूब पर दिखते हैं वो फैकल्टी लोग भी रहेंगे, और सारे फैकल्टी आपको, कुछ लोग फैकल्टी हैं और वो भी आपको क्या है इसमें गाइड करेंगे, ठीक ना।
बोर्ड पे जो भी पीडीएफ अवेलेबल होगा, जो आपको जो लिखा हुआ रहेगा बोर्ड, उसे हम बोर्ड पीडीएफ कहते हैं, वो आपको लिखा हुआ चीज आपको पीडीएफ के रूप में ग्रुप में चल जाएगा। 1000 से ऊपर क्वेश्चन जो डेली प्रैक्टिस सेट होगा, प्रीवियस ईयर होगा, मॉक टेस्ट का क्वेश्चन होगा, ये मिलेगा आपको। उसके बाद अगर देखा जाए तो डाउट सेशन, जो भी आपका डाउट है ऑनलाइन अगर है तो डाउट आप अगर कुछ पूछते हैं तो हम लोग को क्या है स्क्रीन पे डाउट आता है, ठीक ना। तो वो डाउट क्या है, आपको डाउट को सॉल्यूशन मिलेगा ऑनलाइन अगर रहेंगे तब, ठीक। उसके बाद है आपको ऑफलाइन वाले बच्चों को करीब 16 बुक का सेट मिलता है आपको प्रैक्टिस के लिए, चैप्टर वाइज टेस्ट होगा, और क्या है फुल लेंथ टेस्ट की भी सुविधा है। ये सारे फीचर है, आपको एक यूनिक फीचर है जो आपको दूसरी जगह बहुत कम देखने को मिलता है, ठीक ना। तो सारे लोग से आप लोग अवेयर हो ही गए होंगे। उम्मीद करते हैं कि ये कोर्स एकदम मिनिमम कॉस्ट पर है, आप इसको परचेज कीजिए, ठीक ना। और इसका आप फायदा उठाइए, हर एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से क्या है आपको बेहतर साबित होगा, ठीक। चलिए, करें कोशिका द्रव में पाए जाने वाले अनियमित नलिकाओं के जाल को क्या कहते हैं। कोशिका द्रव में साइटोप्लाज्म में एक इरेगुलर क्या है ट्यूब्स है, इरेगुलर ट्यूब्स है, इसको क्या कहा जाता है। देखिए, कोशिका द्रव में अनियमित जालिकाओं के जाल को इरेगुलर ट्यूब्यूल्स। देखिए, जब यहाँ पर हम सेल की बात करेंगे, ये क्या है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से एक इस तरह से जाल की तरह क्या है एक संरचना गई है, ठीक ना, एक जाल नुमा एक संरचना गई, नेटवर्क टाइप का, ठीक। इसका कोई शेप क्या है इरेगुलर, रेगुलर नहीं है। और आपको बता दें कि देखिए, एक इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है केंद्रक झिल्ली, केंद्रक झिल्ली से क्या बनता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्या बनता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और यह इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आपका बनता है क्या गोल्गी कॉम्प्लेक्स, गोल्गी काय। और यही गोल्गी काय से दो चीज बनता है, एक बनता है वैक्यूल रिक्तिका और दूसरा बनता है आपका लाइसोसोम, ठीक ना। ये इसको हम इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम भी कहते हैं। यहाँ पर पूछ रहा है आपका कोशिका द्रव में पाए जाने और नियमित जालिकाओं के जाल। देखिए, बता रहे हैं जाल का मतलब क्या है, आप पढ़िएगा, आपको इसको हम तोड़ देते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडो मतलब होता है अंतः, क्या अंतः अंदर का, प्लाज्मिक मतलब होता है प्लाज्मा, क्या प्लाज्मा द्रव, द्रव। और रेटिकुलम मतलब होता है नेट, जाल। तो कोशिका द्रव के अंदर एक जाल नुमा संरचना होता है, इसे हम क्या कहते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, क्या कहते हैं हम इसे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतः प्रदावी जालिका, ठीक। और वह क्या है आपका, वो है आपका डी, अंतः प्रदावी जालिका, ई आर, ई आर, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक। दूसरा है रंगीन प्लास्टिड क्या है, कलर्ड प्लास्टिड। देखिए, प्लास्टिड तीन तरह के होते हैं, लवक क्या होते हैं तीन तरह के होते हैं, प्लास्टिड कितने तरह के तीन तरह के। जब बात कीजिएगा, एक होता है आपका क्लोरोप्लास्ट, क्या होता है आपका एक क्लोरोप्लास्ट, एक होता है आपका क्रोमोप्लास्ट, क्या होता है क्रोमोप्लास्ट, और एक होता है आपका उसे हम लोग कहते हैं क्या ल्यूकोप्लास्ट, क्या कहते हैं ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट का काम है स्टोरेज का, क्या स्टोरेज का, संग्रह का, क्या संग्रह का। क्रोमोप्लास्ट जो है ना, सॉरी क्लोरोप्लास्ट क्या करता है ग्रीन कलर देता है, ये क्या करता है प्लांट को ग्रीन कलर देता है, ठीक ना, प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है। ग्रीन के अलावा जो भी कलर है ना वो देगा क्या आपको क्रोमोप्लास्ट, अदर देन ग्रीन, अदर देन ग्रीन, यानी ग्रीन के अलावा जो भी कलर है वो कौन देगा आपका क्रोमोप्लास्ट। तो क्रोमोप्लास्ट क्या होता है आपका कलर देने का काम करता है, यहाँ को क्या कर रंगीन प्लास्टिड, रंगीन प्लास्टिड क्या है आपका क्रोमोप्लास्ट, क्या है आपका क्रोमोप्लास्ट, ठीक ना। अलग अलग तरह के रंग होते हैं, ठीक। रंगहीन प्लास्टिड में ल्यूको है, ल्यूको का मतलब ही होता है व्हाइट, ध्यान रखिएगा, ये रंगहीन लवक है, क्या है ये रंगहीन लवक है। ये क्या आपका क्लोरो शब्द कहीं भी देखिएगा तो मतलब समझ आइएगा ग्रीन की बात हो रही, क्या ग्रीन की। तो ये हो गया आपका हरा, लेकिन ये क्या आपका रंगीन है, क्रोमो क्या है रंगीन, ठीक।
आंसर हो जाएगा आपका क्रोमोप्लास्ट, आंसर हो जाएगा आपका क्रोमोप्लास्ट। ओके, चलिए दूसरा क्वेश्चन है, केंद्रक में पाए जाने वाले गाढ़े द्रव को क्या कहते हैं। देखिए अगर बात किया जाए तो केंद्रक के अंदर एक कॉन्सेप्ट है आपका, उसे हम बता दें, प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। एक है प्रोटोप्लाज्म जिसे हम लोग कहते हैं जीव द्रव। क्या है? जीव द्रव। ये दो चीज से मिलकर के बना है। एक है साइटोप्लाज्म, एक क्या है आपका साइटोप्लाज्म, जिसे हम लोग कहते हैं क्या, कोशिका द्रव। क्या कहते हैं हम इसे? कोशिका द्रव। एक होता है आपका जिसे हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या कहते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म, जिसे हम लोग कहते हैं केंद्रक द्रव। क्या कहते हैं हम लोग? केंद्रक द्रव। तो कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव द्रव दोनों मिलाकर के बनता है क्या है? जीव द्रव। ठीक ना। ये हो गया आपका न्यूक्लियोप्लाज्म और ये वाला हो गया क्या आपका, ये जीव द्रव। ठीक, सॉरी, ये हो गया आपका ये साइटोप्लाज्म। ठीक, दोनों को मिला दीजिएगा तो क्या हो जाएगा आपका न्यूक्लियोप्लाज्म। यानी ये प्रोटोप्लाज्म क्या हो गया, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म, दोनों मिलकर के हो गया आपका प्रोटोप्लाज्म। तो यहाँ भी क्या है, एक लिक्विड वाली आपका क्या है, लिक्विड है यहाँ पर। ठीक ना। इस लिक्विड में अगर बात कीजिएगा तो 81% क्या होता है आपका, पानी है। ठीक ना, 81% क्या है प्रोटोप्लाज्म में, पानी है। और 19% में आपको ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है। ऑर्गेनिक सब्सटेंस जैसे कि ग्लूकोज हो गया, न्यूक्लिक एसिड हो गया, प्रोटीन हो गया, लिपिड्स हो गया। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में जैसे आपका नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया। ठीक ना, ये सब चीजें मिलती है। तो सबको मिलाकर के 100% होता है, जिसमें 81% क्या है, 81% आपका क्या है, पानी है। और 19% में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है। ठीक, तो यहां पर हम लोग इसे मैट्रिक्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? मैट्रिक्स भी कहते हैं। ठीक, समझे। न्यूक्लियोप्लाज्म में, न्यूक्लियस में जो द्रव है उसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, या उसका दूसरा नाम मैट्रिक्स भी है। ठीक, आंसर हो जाएगा आपको, केंद्रक में पाए जाने वाले गाढ़े द्रव को क्या कहते हैं, तो मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? मैट्रिक्स। लेकिन अगर वहां पर आंसर अगर आपका केंद्रक द्रव होगा तो आप केंद्रक द्रव भी आंसर दे सकते हैं। ठीक, चलिए क्वेश्चन खत्म है। 30 क्वेश्चन का हमने आपको प्रैक्टिस करवाया। उम्मीद करते हैं आप इससे लाभान्वित होंगे। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट डे। नोटिफिकेशन आपको चल जाएगा क्लास को लेकर के। क्लास से आप अपडेट रहिए। ये आपके क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा संजीवनी बूटी की तरह काम करेगा। ठीक ना। प्रैक्टिस के लिए आपके लिए जितने भी क्वेश्चन है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन बायो का, क्योंकि बायो का सेक्शन मुझे लेना है, तो जितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन मुझे नज़र आ रहे हैं तो मैं आपके सामने लेकर के आ रहा हूँ। आगे भी इस तरह के आपका सीरीज हम लेकर के आते रहेंगे, और स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड क्वेश्चन जो है ना हम आपके सामने लेकर के आएंगे। ठीक, चलिए तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट डे।